ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़, लास्ट वीडियो में हमने एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस के बारे में डिस्कस किया था। मतलब साइनसिस का जो म्यूकोज़ा है ना, वो जो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। अब अगर इसी को हमने अच्छे से ट्रीट ना किया, तो ये हमारे पास क्रोनिक साइनोसाइटिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में जल्दी से देखते हैं तो कि क्रोनिक में क्या होता है हमारे पास। अभी ऑलमोस्ट टाइम यार काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, तो 3:10 सुबह के हो रहे हैं। अब तहज्जुद की अज़ान भी आने वाली है थोड़ी देर में। बस असल में प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है कि लोग कहते हैं कि फिर अरे छोड़ो यार। अच्छा, क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड नेजल एंड पैरानेजल साइनस म्यूकोजा की व्हेन सिम्टम्स रिमेन बिहाइंड द 12 वीक। ठीक है, हमने कहा था कि एक होता है एक्यूट जो 4 वीक से कम हो। ठीक, फिर हमने कहा कि 4 से 12 था। ठीक है, सब एक्यूट, और फिर 12 वीक से जो ज़्यादा था उसे हम कहते हैं क्रोनिक। लास्ट वीडियो की बात कर रहे हैं। तो वही जो है ना, वो 12 वीक से अगर ज़्यादा का इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये हमारे पास इन्फ्लामेशन हो जाएगी नेजल म्यूकोजा की, तो ये इसी के अंदर आ जाएगा। एटियोलॉजी में क्या है, बेसिकली कह रहा है कि इन्फेक्शन हो सकता है, मोस्टली जो है ना वो बैक्टीरियल होता है। ठीक है, या फिर वो कह रहा है कोई इन्फ्लामेटरी जो है ना वो कंडीशन हो सकती है, जिसके अंदर वो कह रहा है कि एलर्जी वगैरह हो सकती है। ठीक है, एलर्जी की इओसिनोफिलिक वेस्कुलाइटिस वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे उसने ना कैटेगरीज जो है ना वो कर दी हैं। जब इतना लंबा अरसे तक क्रोनिक साइटिस होगा ना, तो वो हमारे पास दो तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है। क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस विद पोलिप्स, मतलब वो पोलिप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो हमने कहा था कि नॉन ग्रेनुलोमिएटस मास, एक वो जिसके अंदर एंट्रोक्वाइनल और एथमाइडल पोलिप हमने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, ज़्यादा दूर बात नहीं है। फिर हमारे पास होता है CRS, मतलब क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस विद आउट पोलिप्स हो सकता है। ठीक, तो ये दो कंडीशन जो है ना वो आपके पास आ जाएंगी, विद पोलिप्स या विद आउट पोलिप्स। अब क्रोनिक में सबसे पहले अगर चलो विद आउट पोलिप्स की डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता है हमारे पास जनाबे वाला, ये बैक्टीरियल जो है ना वो ओरिजिन के अंदर होगा। ठीक है, और ये हमारे पास एक्यूट से क्रोनिक रहने से ड्यू टू रेजिडेंट ड्यू टू इनएडुकेट ट्रीटमेंट। जब हमने ट्रीटमेंट नहीं करनी एक्यूट वाले की, तो वो क्रोनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म इसमें क्या होता है, स्टेफिलोकोकस ओरियस, सूडोमोनास और ई कोलाई जो है ना, मोस्टली इनके बैक्टीरियल की वजह से हमारे पास ये क्रोनिक के अंदर कन्वर्ट है, लेकिन अभी पोलिप नहीं बनी हमारे पास। ठीक है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, कोई भी कह रहा है स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज नोज के अंदर, और जिस तरह डीएनएस है, या फिर म्यूकोसिलरी क्लियरेंस जो है ना, सीलिया जो क्लियरेंस कर रहा है वो हमारे पास इम्पेयरमेंट हो, या फिर कोई डेंटल इन्फेक्शन है, कोई एलर्जी वगैरह है, एज्मा है। ठीक है, या फिर ओस्टियोमलाइटिस वगैरह के केसेस है। सिम्टम्स क्या है, सेम वही है कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, बच्चों वाली बात है, कोई भी नहीं। पोस्ट नेजल पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, क्योंकि बैक्टीरियल है तो यहाँ पे पुरुलेंट डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फेशियल पेन होगा, वो कहेगा फेस के ऊपर पेन है, फिर फेस के ऊपर उसे प्रेशर महसूस होगा, और स्मेल जो है ना वो बड़ी डिस्टर्बेंस होगी, सॉरी। ठीक है, स्मेल के अंदर डिस्टर्बेंस होगी। पैथोफिजियोलॉजी अगर पूछ लेना तो आपने कहना कि ऑस्टियल ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना, यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी में लिख देता हूँ कि ऑस्टियल जो है ना वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन जब होती है तो वो क्या करती है, साइनसिस के अंदर एक प्रेशर जनरेट करती है जो नेगेटिव प्रेशर होता है। ठीक है, तो हमारे पास नेगेटिव प्रेशर इन साइनसिस। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे हाइपोक्सिया होता है, और वहाँ पे जो है ना वो पीएच वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो लो हो जाती है, जो कि हमारे पास है एसिडिक पीएच, जो कि खतरनाक है। वो क्या करेगी, डी रेंज म्यूकोसिलरी क्लियरेंस करेगी। ठीक है, डी रेंज म्यूकोसिलरी क्लियरेंस करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना म्यूकस साइनसिस के अंदर ही स्टेसिस रह गए। जब वो सीलिया ही उसके काम नहीं कर रहे जिसने म्यूकस को प्रोपेल करना था, तो वहाँ साइनसिस के अंदर जो है ना, अब आप जो जितनी भी सिक्रीशन है वो वहीं पे पड़ी रह जाएगी। तो साइनस जो है ना उसके अंदर म्यूकस भरा जाएगा, और वो हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा, और वो प्रेजिस्टेंस साइनस इन्फेक्शन हमारे पास हो जाएगा। ये प्रेजिस्टेंस साइनस इन्फेक्शन हमारे पास हो जाएगा। ये सारी की सारी स्ट्रेटजी है जो कोई हमारे पास इवेंट होती हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो उसने एक बनाया हुआ है, एक चार्ट सा मैं आपको बता ही देता हूँ, बल्कि यहाँ पे ये भी विदाउट पॉलिप्स की हम सारी बात कर रहे हैं ना। तो सीक्वेंस के अंदर उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले लॉस ऑफ सीलिया, सीलिया का लॉस हुआ। ठीक है, यहाँ पे म्यूकोजल चेंजेस उसने लिख दी हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है इन्फेक्शन, और यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पेयर ड्रेनेज, मतलब ड्रेनेज जो है ना वो हमारे पास ठीक नहीं हो रही। इनको यूं करके एक बनाया हुआ, अगर इसी तरह बना देंगे एग्जामिनर बड़ा खुश होता है फिर।
अच्छा, सिलिया क्यों लॉस होंगे, इसकी बड़ी वजह उसने लिखी हुई है, पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, केमिकल हो सकते हैं, या फिर हमारे पास सिलरी डिस्काइनेजिया हो सकता है। ये 4-5 जो है ना वो हमारे पास सिलिया की हमारे पास ये कारण है। फिर म्यूकोजल चेंजेस कब होती हैं, जब उसको एलर्जी हो, ठीक है, एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस, फंगल का कोई इन्फेक्शन, या एस्प्रीन जो है ना वो ट्राइएड वो कह रहा हमारे पास होती है। इन्फेक्शन में हमारे पास क्या कहता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, साथ में क्या है इन्वायरमेंटल फंगाई या डेंटल इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास वो सारे का सारा लफड़ा होगा। इन सब का आपस में को रिलेशन है, ठीक है, यूं 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 करके उसने को रिलेशन बनाए हुए हैं। ये फिर हमारे पास है इम्पेयर ड्रेनेज, वजह क्या है, ड्रेनेज क्यों नहीं हो रही, पॉलिप्स जो है ना वो उसके ठीक नहीं है, एनाटॉमिकल कोई एबनॉर्मेलिटी है, या एलर्जी है, या फिर हमारे पास कोई ट्यूमर है, तो हमारे पास ये सारे का सारा काम हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव फैक्टर, ये वैसे आप लिख दो या फिर ये टेबल बना के लिख दो, बड़ा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। अब साइन क्या है, सेम वही हमारे पास है, एडीमा हो जाएगा उसके अंदर, नेजल म्यूकोजा के अंदर प्रूलेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। बस यही सादा सादे सिम्टम है, बुक के अंदर लिखी हुई है। डायग्नोसिस किस तरह करना है, आपने सीटी स्कैन कर लेना है, नेजल एंडोस्कोपी कर लेंगे, क्योंकि क्रोनिक है तो आप एंडोस्कोपी ज़रूरी है, ठीक है, एंडोस्कोपी करके वहाँ से ले लेंगे सैंपल। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया जो आ रहा है, एंटीबायोटिक चला दो, सिलाइन से इरीगेशन करते रहो, टॉपिकल डीकंजेशन दे दो, स्टीराइड स्प्रे दे दो, और एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट दे दो, आपका काम तमाम। अगर सर्जिकली करना है तो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कर दो, आपके पास काम खत्म इसका सारे का सारा। फिर हमने सेकंड नंबर पढ़ा कि जो साइनस विद पोलिप आती है ना, उसका क्या सीन है, ठीक। तो क्रोनिक राइनो साइनोसाइटिस विद पोलिप्स, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, पोलिप फॉर्मेशन या नोज और साइनस में ड्यू टू इन्फेक्शियस प्रोसेस या सिस्टेमिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, ठीक है। जो पेशेंट प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेजिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एज्मा के साथ, या फिर चरक स्ट्रॉस सिंड्रोम के साथ हमारे पास प्रेजेंट करती है, तो उनके अंदर देखा गया कि पोलिप बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, डायग्नोसिस क्या करेंगे, सीटी कर लेंगे, एमआरआई करेंगे, बाकी फिजिकल एग्जामिनेशन में भी आपको नाक के अंदर एक रोड़ी सी एंट्रोकॉइनल या एथमाइडल पोलिप वो आपको बाद में पता चलेगा। ट्रीटमेंट क्या करनी है, मेडिकली हमने करना है कि स्टीराइड दे देने हैं, नेज़ल जो है ना स्प्रे होता है वो, ठीक है, सिस्टेमिक स्टीराइड, नेज़ल स्प्रे, नेज़ल इरिगेशन करते रहना है, खुश्की नहीं होने देनी, एंटीबायोटिक लाजमी चलानी है साथ में। मैनेजमेंट ऑफ एलर्जी, अगर एलर्जी है और साथ अगर दमा है तो वो भी साथ में ट्रीट कर लेना है, ठीक हो गया। अदर सर्जिकल टेक्निक कौन कौन सी है, वो कह रहा है कि हमने एंट्रल पंक्चर करके और इरिगेशन करनी, इंट्रा नेजल एंट्रोस्टमी कर लें, या क्लैडवेल लूप ऑपरेशन जो है ना वो कैल्ड वेल लूक ऑपरेशन जो है ना वो करके तो कर सकती हैं। अगर क्रोनिक फ्रंटल है, ये मैक्सिलरी के लिए रहता है, फ्रंटल के लिए रहता है, एथमाइड के लिए रहता है, और क्रोनिक सेफिनाइटिस के लिए हमारे पास अलग-अलग है, ठीक है क्या? तो ये हमारे पास आ जाती हैं इसके अंदर। आपको मैं बुक के अंदर पहले दिखा ही दूँ ताकि हमारा यार जो टाइम बच जाए ना थोड़ा-सा, अगर ना मेरे पास अभी टाइम बचा है ना आपके पास। विद पोलिप, विदाउट पोलिप में बैक्टीरियल ओरिजिन है, ये सारे बैक्टीरिया के नाम मैंने बता दिए, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज, इम्पेयरमेंट ऑफ म्यूकोसिल क्लियरेंस, सिस्टिक फाइब्रोड, ओस्टियोमाइलाइटिस, डेंटल इन्फेक्शन, अस्थमा, एलर्जी, ठीक है। पेशेंट के अंदर स्मोकिंग है, स्निफिंग, डिपिंग है, वो सारी की सारी इन्वायरमेंटल फैक्टर मैंने वो आपको टेबल की फॉर्म में बता दिए, ये वाला, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना तो आपका काम तमाम हो जाएगा। यहाँ पे बाकी मैंने ये वाला टेबल आपको साथ शेयर कर दिया कि ऑस्टियो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह जब स्टेसिस होगी ना तो वहाँ पे काम खराब होगा, बैक्टीरिया आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक। अब सीआरएस विद पॉलिप जो है ना, इसकी पोलिपोसिस के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास सिलिटिस का एनेरिया, फाइब्रोसिस, ट्राइएड, एस्पिरिन सेंसिटिविटी वगैरह वाली, इसके अंदर चरोक सिंड्रोम ये लिखा हुआ है उसने। डायग्नोसिस में जो कि सीटी करनी है, एमआरआई करनी है, बाकी मेडिकल है, स्टीराइड, एंटीबायोटिक में, ठीक। अदर में हमारे पास क्या है, एंट्रल पंक्चर इरिगेशन, इंट्रानेजल एनास्टोमिक क्लडवेल लूक ऑपरेशन है, इंट्रानेजल ड्रेनेज ऑपरेशन है, फिर एक्सटर्नल फ्रंटो एथमाइडेक्टमी है, और ऑस्टियोप्लास्टिक फ्लैप ऑपरेशन हमारे पास करनी है। बाकी क्रोनिक एथमाइडेक्टमी से इंट्रानेजल एथमाइडेक्टमी, एक्सटर्नल एथमाइडेक्टमी है सारी की सारी, और क्रोनिक सेफिनाइडेक्टमी में सेफिनाइडेक्टमी हम कर देंगे, सेफिनाइड का जो भी है उसको रिमूव कर दोगे। अभी लास्ट पे हमारे पास आ जाता है फंगल, ठीक है। तो फंगल के लिए कोई ज़्यादा नहीं हमने करना, बस ये कौन कौन से फंगस आपको मशहूर ज़माना आते हैं, बस उनके नाम आपने लिख देने हैं। अब सारे के नहीं लिखने खैर। तो फंगल के अंदर हमारे पास मोस्टली जो है ना वो हमारे पास होते हैं एस्परजिलस, म्यूकार और राइजोपस, ये तो मशहूर ज़माना है, ठीक है, ये आएंगे।
अब फंगल आपको ना बॉल्स नाक के अंदर दिख जाएंगी, ठीक है, फंगल बॉल्स, ठीक है। इम्प्लांटेशन ऑफ फंगस ऑन अदरवाइज नॉर्मल है, जैसे साइनसिस के अंदर आपको फंगस बाल नज़र आ जाएंगी। सीटी स्कैन जो है ना अब जब करेंगे तो हाइपर डेंस आपको एरिया नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर फंगस जो है ना वो बोन एरोजन बहुत कम करता है, ना करने के बराबर है। मैक्सिलरी साइनस जो है ना, जो चीक्स के गालों के हैं, वो मोस्ट कॉमनली जो है ना वो फंगस को कहते हैं, आओ फक मी, ठीक है, मतलब फंगस को कहते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो इसकी वजह से वहाँ पे फिर वो फंगस बाल जो है ना वहाँ पे मोस्टली बना लेती हैं, जो कि हमारे पास ट्रीटमेंट यही है कि हमने उस फंगस बाल को रिमूव कर देंगे ना तो आपका ड्रेनेज ठीक हो जाएगा। बाकी हमारे पास है एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस, इसके नीचे ही उसने लिखा हुआ है एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, पोलिपोसिस और म्यूसिन होता है, इसके अंदर इओसिनोफिल और चारकोट लेडन क्रिस्टल और फंगल हाइफी आपको दिख जाते हैं एलर्जी के साथ। सीटी स्कैन देखेंगे तो म्यूकोजल की थिकनिंग होगी, बोन एरोजन इसके अंदर हो सकती है, और हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ साइनसिस भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, एंडोस्कोपिक जो है ना आपने क्लीनेस ड्रेनेज और वेंटिलेशन ठीक करनी, सिंपल सी बात। बाकी क्रोनिक इन्वेजन साइनोसाइटिस का फिर उसने एक बात की हुई है, वो कह रहा है कि फंगस इन्वेड करता है साइनस की म्यूकोजा को। जब म्यूकोजा को इन्वेड करेगा ना तो वहाँ पे हमारे पास बोन की एरोजन भी होना शुरू हो जाएगी, किसकी, क्रोनिक इन्वेजन साइनोसाइटिस के अंदर। फिर वो इंट्राक्रेनियल भी हो जाएगी और ऑर्बिटल इन्वेजन भी होती है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्लस ऑर्बिटल इन्वेजन हमारे पास देखी जाती है। फिर वो कह रहा है कि कुछ फ्लूमेंट फंगल साइनोसाइटिस में हमारे पास म्यूकार है, ठीक है, और एस्परजिलस है, ठीक है। म्यूकार क्या करता है, इसकी वजह से हमारे पास होता है रेट्रो रहीनो सेरिब्रल, रहीनो सेरिब्रल डिजीज होती है। ब्लैक एस्कर जो है ना हमारे पास दिख जाते हैं, जो कि फेस ऑफ द स्कल ऊपर खोपड़ी के ऊपर ब्रेन के ऊपर जो है ना वो जाके इन्फेक्ट करता है। तो हम फंगस की ट्रीटमेंट क्या होगी, एम्फोट्रेसिन बी, अपनी फार्माकोलॉजी याद करो, एम्फोट्रेसिन बी दे देंगे तो आपके पास फंगल ट्रीट हो जाएगा। बाकी एस्परजिलस में हमारे पास क्या होगा, इन्वेजन होगा, सेप्सिस होगा, और यहाँ पे भी आपको हाईफाई जो है ना वो दिख जाएगी, जो फंगल हाइफी होते हैं ना यूं यूं करके, ठीक है, वो सेप्टेड और नॉन सेप्टेड होगा। सीटी स्कैन के अंदर देखेंगे तो म्यूकोजल की थिकनिंग होगी, एक्सपेंशन ऑफ द साइनस और बोन एरोजन दिख जाएगी। बाकी क्रोनिक इन्वेजन साइनोसाइटिस में वो कह रहा है कि बोन एरोजन तो होनी ही होनी है। फ्लूमेंट फंगल साइनोसाइटिस में म्यूकार एस्परजिलस मैंने बता दिया। बाकी फेस के फंक्शनल एंडोस्कोपिक सर्जरी ऑफ द साइनस, उसने एक लिखा हुआ है फंक्शनल एंडोस्कोपिक सर्जरी ऑफ साइनस। ये क्यों करते हैं, आ, इसके लिए जो हमारे पास एक रिजिड एंडोस्कोप्स होती हैं। नंबर वन पे वगैरह के रिजिड एंडोस्कोप हम यूज़ करते हैं। नंबर सेकंड पे वगैरह के माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होते हैं। जो रिजिड एंडोस्कोप है ना, बहुत सख्त एंडोस्कोप होती है ये बेटर इल्यूमिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि जो माइक्रोस्कोपी माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है ना वो हमारे पास परमिट करती हैं प्रिसाइज और जो है ना नीट एंड क्लीन और लिमिटेड सर्जरी के लिए हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। बस ये आपका चैप्टर था, ठीक है, कितनी जल्दी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो यहाँ पे जो है ना इसने क्रोनिक के अंदर सारी की सारी बातें की हुई हैं, ठीक है, फंगल वाले में। ये पास्ट 2017 के अंदर का था, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द साइनस, फंगल बाल, फंगल साइनोसाइटिस, क्रोनिक इन्वेसिव साइनोसाइटिस और फ्लूमेंट फंगल साइनोसाइटिस, ये चार जो है ना फंगल की आपने लाजमी बताने हैं। फिर इसके अंदर एस्परजिलस है, म्यूकार का है, जो कि रहीनो सेरिब्रल डिजीज के अंदर ब्लैक एस्कर बनते हैं फेस स्कल बोन ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो एक आपने जो है ना वो फंगस की जो है ना वो ग्रीन रंग का मैं बना रहा हूँ, फंगस बाल बना देनी है, साथ में एलर्जी साथ करवा देनी है, ए से एलर्जी और साथ में उसके फंगल बाल रहेगी। फिर क्रोनिक इन्वेसिव साइनोसाइटिस, जिसके अंदर फंगल इन्वेड करता है साइनस म्यूकोजा को, ठीक है, पेशेंट जो है ना वो क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस के साथ प्रेजेंट करता है। लास्ट पे आपने फ्लूमेंट फंगल इन्फेक्शन, जिसके अंदर वो म्यूकार एस्परजिलस है, ये बोन की एरोजन करवाएंगे, और एस्परजिलस इन्फेक्शन में हमारे पास जो है ना वो डिवेल्प सेप्सिस वगैरह हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या है, एंटी फंगल थेरापी एम्फोट्रेसिन बी देंगे। ये एस्परजिलस में ब्लैक एस्कर नहीं बनते, लेकिन जो म्यूकार है ना मोटा, वो ब्लैक एस्कर बना देता है, बस ये बात है। बाकी फंक्शनल एंडोस्कोपिक सर्जरी आज साइनसिस में वो यही कह रहा है कि हमारे पास ना बेटर अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी के लिए वो सर्जरी ऑफ एंजाइम, इसके अंदर रिजिड एंडोस्कोप होती है और माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। रिजिड जो एंडोस्कोप है वो बेटर इल्यूमिनेशन एंड मैग्निफिकेशन,
और परमिट विजुअलाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, जो डिफरेंट एंगल के ऊपर, ये एक तार सी होती है जिसे हम एंडोस्कोप कहते हैं ना, उसके साथ हमारे पास छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ताकि हम प्रिसाइज जो है ना वहाँ पे लिमिटेड सर्जरी जो है ना वो प्रिसाइज सर्जरी कर सकें, बस इतनी ही है। वो कह रहा है कि पास मैगजीला मैगजीला के अंदर भी ये पास करके हम वहाँ से चीज़ें चीज़ें देख लेते हैं। दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। हाफिज़।